Hello, welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for class 8 Shrijan ICSE Physics by SK Gupta पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने चैप्टर नंबर 7 साउंड का पहला पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने वो पार्ट ना देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लें। ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो या कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। तो चैप्टर 7 हमने स्टार्ट करा था साउंड का। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। एम्पलीट्यूड क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, इसके बारे में भी देखा था। और वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। इसके जस्ट आगे से हमारा नया टॉपिक है पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ अ साउंड, पिच क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द पिच। वो कैरेक्टरिस्टिक जो श्रिलनेस को डिफाइन करती है उसको बोलते हैं पिच। अब श्रिलनेस क्या होता है, श्रिलनेस बेसिकली क्या होता है, श्रिलनेस बताता है कि साउंड कितनी शार्प है, या कह सकते हैं कि फ्लैट है या शार्प है। तो श्रिलनेस आपको ये बताता है कितनी हार्श है या कितनी शार्प है, श्रिलनेस वो बताता है। साउंड ऑफ लो पिच इज कॉल्ड फ्लैट। जो साउंड जिसकी पिच लो होती है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट और अ होर्स साउंड। तो जो लो पिच की साउंड होती है वो कहलाती है फ्लैट और होर्स साउंड। बट अ साउंड ऑफ अ हाई पिच इज कॉल्ड अ शार्प और अ श्रिल साउंड। अब जिस साउंड की पिच ज़्यादा होती है उसको शार्प और श्रिल बोला जाता है। थस यू कैन से द पिच ऑफ द साउंड is its characteristic due to which we are unable to distinguish between the shrill high pitched sound and a hoarse low pitched sound। तो पिच क्या होती है, पिच बेसिकली एक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी साउंड श्रिल है और कौन सी साउंड होर्स है। द वॉइस ऑफ द क्रो इज फ्लैट बट दैट ऑफ अ कुकू इज शार्प। तो जो क्रो की वॉइस होती है वो फ्लैट होती है और जो कुकू होता है उसकी जो वॉइस होती है उसको शार्प बोला जाता है। Again, you can distinguish the sound of a grown-up man from that of a child on the basis of the pitch of their sound। अब एडल्ट और अगर कोई बच्चा है तो उसकी साउंड में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, पिच पे। द पिच ऑफ द ग्रोन अप मैन इज लेस दैन दैट ऑफ अ चाइल्ड। जो ग्रोन अप मैन होते हैं उनकी पिच कम होती है बच्चे के मुकाबले। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वुमेन वॉइस इज मोर दैन दैट ऑफ द मैन वॉइस। और जो वुमेन वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है, औरतों की जो फ्रिक्वेंसी होती है लेडीज़ की, फीमेल वॉइस की, तो वो मैन वॉइस से ज़्यादा होती है। पिच एंड फ्रिक्वेंसी, द पिच ऑफ अ साउंड सोलेमली डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब क्या होता है पिच और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो पिच जो होती है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अ साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी इज़ फ्लैट, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वो फ्लैट साउंड होता है। अ साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इज श्रिल, अब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो श्रिल होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस इट्स पिच गोज ऑन इंक्रीजेज एंड साउंड बिकम श्रिलर। अब जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी उतनी पिच बढ़ती रहेगी और साउंड उतनी श्रिल होती रहेगी। तो साउंड डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वो पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी तो आपकी पिच भी बढ़ती रहेगी और जब पिच बढ़ती रहेगी तो साउंड उतनी ही श्रिल होती रहेगी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को समझते हैं क्या है, इससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका एम क्या है, टू शो दैट द पिच ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट फ्रिक्वेंसी। इसमें हमको ये चेक करना है या चेक करना है कि सही में कि जो पिच होती है साउंड की वो बढ़ती है फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने पे। तो एक एक्टिविटी करके हम चेक करेंगे और ये प्रूव भी हो जाएगा कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे आपकी पिच बढ़ती है। इसमें हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ कॉम्ब। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए और एक कॉम्ब चाहिए। प्रोसीजर क्या है, टेक अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड स्लोली रब इट अगेंस्ट द टीथ ऑफ द कॉम्ब। कार्डबोर्ड के टुकड़े को लेना है और आपका जो कॉम्ब है, जो कंघा है, उसके दाने जो होते हैं, उसके तीत होते हैं, उस पर आपको घिसना है, उसको रब करना है। यू विल हियर अ साउंड, आपको एक आवाज़ आएगी, आप आवाज़ एक सुनेंगे। नोट इट्स पिच, इट इज़ अ फ्लैट हॉर्स साउंड। उसकी पिच नोट कर लेनी है, क्या वो फ्लैट या हॉर्स साउंड है। नाउ रब द सेम कार्डबोर्ड रैपिडली अगेंस्ट द टीथ ऑफ दैट कॉम्ब।
व्हाट डिफरेंस डू यू फील इन द पिच ऑफ द साउंड। अब क्या करना है, अब तेज़ी से घिसना है। पहले हम धीरे धीरे घिस रहे थे, स्लोली स्लोली रब कर रहे थे तो साउंड आ रही थी। अब हमने क्या करा, तेज़ी से रब करना चालू कर दिया, रैपिडली तेज़ी से रब करने लगे। अब दूसरी साउंड आ रही है, साउंड बदल गया। तो अब क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व डैट द साउंड इज श्रिल दिस टाइम। अब जब आप तेज़ी से कर रहे हैं तो साउंड आपकी श्रिल हो गई। When you rub the cardboard rapidly with the teeth of the comb, the frequency of the vibration increases and it makes the sound shrill. तो जब आप तेज़ी से करते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच बढ़ती है, और पिच बढ़ती है तो साउंड अपने आप ऑटोमेटिकली श्रिल हो जाती है। तो इससे कंक्लूजन हमको क्या मिला, थस वी कंक्लूड दैट द पिच ऑफ द साउंड मेनली डिपेंड्स ऑन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर इज द पिच ऑफ द साउंड एंड द शार्पर इज द साउंड। इससे हमको ये पता लगता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपका पिच होगा, और जितना ज़्यादा पिच होगा उतना ही शार्प होगा आपका साउंड। अ हाई पिच साउंड एंड अ लो पिच साउंड आर ग्राफिकली शोन इन द फिगर 7.2। ये दो फिगर हैं आपके, और इसमें दो साउंड अलग अलग दी गई है, एक की पिच कम है और एक की पिच ज़्यादा है। एक लो पिच है और एक हाई पिच है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पिच साउंड इज स्मॉल, दैट ऑफ द हाई पिच साउंड इज हाई। जाहिर सी बात है कि फ्रिक्वेंसी उसकी कमी होगी, क्योंकि हाई पिच की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, लो पिच की फ्रिक्वेंसी कम होती है। ऑल्दो द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द बोथ वेव्स आर सेम, बट ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी द पिच इज डिफरेंट। एम्पलीट्यूड आप देख सकते होंगे दोनों का सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड कैसे दिख रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से जो हाइट होती है वो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस केस में और उस दोनों केस में आपकी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन ऑक्सीलेशन का फ़र्क है, यानी फ्रिक्वेंसी का फ़र्क है। एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। तो ये हाई पिच साउंड है, ये आपकी लो पिच साउंड है। ये स्मॉल फ्रिक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। तो साइकिल यहाँ से आपका पूरा चला, यहाँ तक एक साइकिल हुआ। उतनी देर में इसने कितने साइकिल कर लिए, उतनी देर में इसने 3 साइकिल कर लिए, 1 2 3। जितनी देर में इसने एक साइकिल करा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी हाई पिच होती है, उतनी जितनी हाई पिच होती है उतना साउंड आपका श्रिल होता है। अब आगे देखते हैं हम, एडजस्टमेंट ऑफ पिच एंड फ्रिक्वेंसी इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें अलग अलग साउंड्स निकलती हैं, तो उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है कि उनसे साउंड निकले और पिच भी सही हो उस साउंड की, और साउंड सुनने में भी हमको अच्छी लगे, हार्श साउंड ना हो। तो वी मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी, हैंस द पिच इज डिफरेंट इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से साउंड की पिच बदलती है, तो उसका हेयरिंग सेंसेशन ही बदलता है, शीलनेस बदलती है। सबसे पहले करते हैं बात हम इन विंड इंस्ट्रूमेंट। जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो फूक, जिनको मुंह से आप फूकेंगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगी, जैसे आपका फ्लूट, शहनाई, विसल। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच एयर इनसाइड अ पाइप इज सेट इनटू द वाइब्रेशन बाय ब्लोइंग एयर यूजिंग अवर माउथ एंड लिप्स। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप मुंह से हवा उसमें फूकते हैं और उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कराते हैं, एयर में वाइब्रेशन क्रिएट कराते हैं। तो जब एयर वाइब्रेट करती है तो वो साउंड पैदा करती है। इन अ विंड इंस्ट्रूमेंट द फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब क्या होता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो लेंथ होती है आपकी, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जितनी लेंथ होगी जिसमें एयर वाइब्रेट करेगी ना उसके अंदर, तो जितनी देर तक उसमें एयर वाइब्रेट करेगी तो उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। स्मॉलर द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। अब जितना छोटी लेंथ होगी एयर कॉलम की उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना। अब जितनी छोटी लेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी ना, साउंड उतनी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, उसके अंदर बार बार टकराएगी ऊपर नीचे, तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी। थस द शीलनेस ऑफ द साउंड इंक्रीजेज ऑन रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अगर आप एयर कॉलम की लेंथ को कम कर दें, यानी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को कम कर दें जिसके अंदर एयर है, तो क्या होगा, साउंड की शीलनेस बढ़ेगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उसकी। इन अ फ्लूट देयर आर नंबर ऑफ होल्स इन द पाइप अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब अगर किसी बांसुरी की आप बात करते हैं, ये फ्लूट है, अगर आप बांसुरी की बात करें तो उसमें उसकी लेंथ पे बहुत से छेद होते हैं, आपको होल दिख रहे होंगे इस फिगर में, तो ये बहुत से होल होते हैं। When all hole are closed using our finger, अब अपने उंगलियों से जब उसको हम बंद कर देते हैं, the length of the air column equal to the length of the pipe,
द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज मैक्सिमम इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाइप एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज मिनिमम। अब क्या होता है कि जो एयर कॉलम की लेंथ है वो मैक्सिमम हो गई, जिसकी वजह से हुआ क्या, जब लेंथ बढ़ गई तो आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई और साउंड प्रोड्यूस इज द फ्लैट साउंड। अब जो साउंड निकलेगा उसमें से वो क्या निकलेगा, फ्लैट निकलेगा, क्योंकि उसकी पिच कम होगी। सारी उंगलियों से आपने फ्लूट के सारे छेद को कवर कर लिया और आपने फूंक मारी मुंह से। तो अब क्या है, जब आपने कवर कर लिया तो एयर उसके अंदर ट्रैप हो गई, अब एयर बाहर निकल नहीं पा रही, तो जो लेंथ है पूरी की पूरी फ्लूट की लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ है, तो ये लेंथ बढ़ गई। अब एयर इसी के अंदर है, तो अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन होता है ना एयर के अंदर, तो वाइब्रेट जब करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जनरली पिच भी कम हो जाएगी, तो फ्लैट साउंड निकलेगा। However, if a hole is opened by removing the finger, the effective length of air column decrease and consequently the frequency of the sound increases and sound becomes shriller. अब क्या होगा, आप जैसे उंगली हटा के एक होल को खोल दें, तो अब क्या होगा, जो एयर जितने में फंस रही थी, अब मान लेते हैं आपने पहला वाला होल ये ओपन कर दिया, ये जो होल है यहाँ पे आपने इसको ओपन कर दिया, ये जो होल है यहाँ पे मैंने रेड से मेंशन किया है ये। अब एयर कॉलम की लेंथ छोटी हो गई, इतनी हो गई, इतने हिस्से में एयर कॉलम आएगी, तो अब साउंड इसी के अंदर वाइब्रेट करेगी। तो जब साउंड इसी के अंदर वाइब्रेट करेगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी पिच भी ज़्यादा हो जाएगी, पिच ज़्यादा होगी तो साउंड आपकी श्रिलर हो जाएगी। द फ्लूट प्लेयर कैन देयर फॉर एडजस्ट द पिच बाय ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होल्ड ऑफ द फ्लूट। तो इसीलिए जो लोग बांसुरी बजाते हैं तो वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं उसके होल को खोलने और बंद करने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, अलग अलग पिच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो साउंड सुनने में आपको अच्छी लगती है, वो म्यूजिक का फॉर्म ले लेती है। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं क्या है, एक्टिविटी टू शो दैट द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अब यही एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे कि ऐसा सच में होता है क्या, कि अगर लेंथ बंद कम कर दें, लेंथ कॉलम बंद कर दें, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है या पिच बढ़ती है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, स्टील बकेट चाहिए, एन अरेंजमेंट ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ वाटर टैप। एक स्टील बकेट चाहिए और उसके ऊपर आपके ऊपर वाटर टैप होना चाहिए जिससे पानी आ सके, जैसे इस फिगर में दिखाया गया आपको। प्रोसीजर क्या करना, टेक एन एम्प्टी स्टील बकेट और अर्दन पिचर, क्या कोई घड़ा ले सकते हैं आप, प्लेस इट बिलो अ वाटर टैप एंड ओपन द वाटर टैप सो दैट द वाटर फॉल इन द बकेट एट द स्लो एंड स्टेडी रेट। तो आप टैप को खोल दें जिससे वाटर धीरे धीरे बाल्टी में जाने लगे और बाल्टी भरने लगे। एज द वाटर फॉल इन द बकेट अ साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे ही वाटर बाल्टी में गिरेगा तो एक पानी की आवाज़ आएगी। नोट दैट द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस व्हेन द वाटर लेवल इन द बकेट ग्रेजुअली राइजेस। अब क्या है, धीरे 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 जैसे पानी बढ़ता चला जा रहा है तो वैसे वैसे साउंड में कुछ चेंजेस आएंगे, तो आप उसको, उस चेंजेस को आपको नोट करते रहना और पिच पे ध्यान देना साउंड की। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, यू विल ऑब्जर्व डैट एज द वाटर लेवल इन द बकेट राइजेस द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द बकेट गोज ऑन डिक्रीजेस। तो एयर खत्म होने लगी धीरे धीरे उसके अंदर से, जैसे जैसे पानी बकेट में भरता चला जा रहा है तो जो उसके अंदर एयर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एंड अकॉर्डिंगली द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। और जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट द साउंड बिकम मोर एंड मोर श्रिलर। अब होगा क्या, जब जैसे जैसे एयर कॉलम की लेंथ कम होती जा रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साउंड ज़्यादा श्रिल होती चली जा रही है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट यू कैन गेस इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस about the water level in the bucket. It is due to this reason that you can guess even from a distance about the water level in the bucket. अब क्या होता है कि यही रीज़न होता है कि आप अगर दूर बैठे हो और पानी की आवाज़ आ रही है तो आप पानी की आवाज़ से पहचान सकते हैं कि बाल्टी अभी भरी कि नहीं भरी, पानी में कितना, बाल्टी में कितना पानी है। तो वाटर लेवल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस साउंड की आवाज़ से। कंक्लूजन क्या है, द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द बकेट इज रिड्यूसेस। तो ये क्या कंक्लूजन ये कहता है कि जो पिच होती है वो बढ़ती है जैसे जैसे एयर कॉलम की लेंथ घटेगी। इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पियानो, सितार, वायलिन, गिटार, वीणा एसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन सच स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सेवरल मेटेलिक स्ट्रिंग आर टेकन विच आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल सेज स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर एंड एट ऑफ डिफरेंट थिकनेस। अब जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, पियानो हो गया, इन सब में स्ट्रिंग बंधी रहती हैं।
तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। तो वो स्ट्रिंग कोई स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, कोई ब्रास की हो सकती है, कोई कॉपर की हो सकती है, और हर स्ट्रिंग की थिकनेस भी अलग होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो अलग अलग होती है। मोर ओवर द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन ऑल्सो भी चेंज। अब जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है यानी स्ट्रिंग में टाइटनेस है उसको भी चेंज किया जा सकता है। ढीली कर सकते हो, उसको टाइट कर सकते हो, तो वो टेंशन भी चेंज की जा सकती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, थिकनेस, टेंशन एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे, थिकनेस कितनी है स्ट्रिंग की उस पर, टेंशन कितनी टाइट है वो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। द फ्रिक्वेंसी इज मोर फॉर अ थिन वायर एंड लेस फॉर अ थिक वायर। अगर मोटा वायर है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और पतला वायर है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगेन द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीज ऑन द टेंशन एंड ऑन रिड्यूसिंग द वाइब्रेट। अब क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा टाइट स्ट्रिंग होगी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर टेंशन होगी, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। एंड ऑन रिड्यूसिंग द वाइब्रेटिंग लेंथ, और जितनी ज़्यादा लेंथ कम होगी उसकी, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। Thus, by vibrating the different string, the player can change the frequency and thus is able to control the pitch of the sound produced। उसमें क्या होता है, ये गिटार होता है, इसमें 3-4 स्ट्रिंग बंधी होती हैं। तो जो प्लेयर गिटार को बजा रहा होता है या वायलिन को बजा रहा होता है, तो वो अलग अलग स्ट्रिंग को बारी बारी वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है वो उसकी पिच से खेल रहा होता है, अलग अलग पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है। जिससे मोर ओवर इफ द प्लेयर प्लग द स्ट्रिंग एट द मिडल द फ्रिक्वेंसी इज लेस। और जो मिडल वाली स्ट्रिंग को जब करोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, फ्रिक्वेंसी इज लेस। ऑन प्लकिंग द स्ट्रिंग नियर द एंड द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। और सबसे एंड वाली जो स्ट्रिंग होती है, जो कॉर्नर पे जो स्ट्रिंग होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। मान लेते हैं कि ये आपका गिटार है, तो एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये, 3 स्ट्रिंग है इसके अंदर। तो मिडल स्ट्रिंग में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कम होती है। अगर इसको उसने छुआ, मिडल स्ट्रिंग को टच किया, आवाज़ निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लेस होती है। और जो एंड वाली होती है, ये एंड हो गया या ये एंड हो गया, तो इस पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो गिटार कैसे काम करता है। गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग्स बनी होती है, अलग अलग टाइट टाइट स्ट्रिंग होती हैं, और जब आप उन स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन करेंगे तो साउंड पैदा होगा। साउंड पैदा कैसे होता है? वाइब्रेशन से होता है। जो भी गिटार प्लेयर होते हैं, अलग अलग प्लेयर होते हैं, जो वायलिन बजा रहे हैं या गिटार बजा रहे हैं या सितार बजा रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग को हिलाते हैं, और उस स्ट्रिंग को हिलाने से ही वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे साउंड निकलता है और हेयरिंग सेंसेशन, अच्छा साउंड निकलता है, म्यूजिक बनता है। क्योंकि वो अलग अलग स्ट्रिंग हिलाते हैं, तो अलग अलग स्ट्रिंग में क्या होती है, अलग अलग पिच होती है, तो अलग अलग पिच से वो म्यूजिक क्रिएट करते हैं। एक्टिविटी 3, एक और एक्टिविटी यहाँ पे देखें क्या है। एम क्या है इसका? टू शो दैट द फ्रिक्वेंसी इज मोर फॉर अ थिन स्ट्रिंग एंड थिक। अब थिन स्ट्रिंग और थिक स्ट्रिंग में डिफरेंस देखना है। अगर मोटी वहाँ पे मोटा वायर लगा है या पतला वायर लगा हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, अभी ये चेक करना है अपने को इस एक्सपेरिमेंट में। इसमें मटेरियल क्या चाहिए? 2 स्टील वायर्स और सेम लेंथ। मान लेते हैं आधे मीटर का आपके पास वायर है, स्टील के वायर, लेंथ सेम है, एक मोटा है और एक पतला है, वन इज थिन एंड वन इज थिक। प्रोसीजर क्या है? स्ट्रेच द 2 स्टील वायर बिटवीन द 2 फिक्स सपोर्ट अंडर द सेम टेंशन। अब क्या करना है, वायर को खींच के बांध देना है 2 जगह पे, और दोनों वायर एक साथ बांध रहे हैं, मतलब एक ही तरह से बांधने हैं, और दोनों की टाइटनेस यानी दोनों में टेंशन बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ढीला बंधा हो और एक टाइट बंधा हो, दोनों बराबर होना चाहिए। फर्स्ट प्लग द थिक वायर एट द मिडल एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब क्या करें, मिडल पोजिशन पे उंगली रख के, मिडल पे आके उंगली से इसको प्लग कर देना, हिला देना है, वाइब्रेशन पैदा कर देना, और उसकी साउंड नोटिस कर लेनी है कैसी साउंड आ रही है। सब्सिक्वेंटली प्लग द थिन वायर एट द मिडल एंड लिसन द साउंड अगेन। तो ऐसे ही क्या करना, जो थिन वायर है उसको भी मिडल से हिला देना, और दोनों की साउंड को देखना है और एनालाइज करना दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा अपना, यू विल हेयर अ होर्स फ्लैट साउंड व्हेन द थिक स्टील वायर इज सेट वाइब्रेटिंग। जब मोटे वायर को आप वाइब्रेट करेंगे तो एक फ्लैट साउंड आएगी, हॉर्स साउंड आएगी। और हाउएवर व्हेन द वायर ऑफ द लेसर थिकनेस दैट इज द थिन सेट वायर यू विल फाउंड अ साउंड टू बी श्रिलर। तो जब पतला वायर होता है उसकी साउंड कैसी होती है, श्रिलर होती है। दिस इज क्लियरली शो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेस एंड द साउंड बिकम श्रिलर व्हेन द थिकनेस ऑफ द वायर इज रिड्यूस। तो इससे ये पता चलता है कि वायर जितना पतला होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी और उतनी ज़्यादा श्रिल वॉइस हमें सुनने को मिलेगी। तो फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉइस वायर पे भी डिपेंड कर रही है कि पतला जितना होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी डिपेंड तो आपकी डेंसिटी पे भी करती है, थिकनेस पे भी करती है, टेंशन पे भी करती है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में बता रहे हैं आपको कि वो थिकनेस पे कैसे डिपेंड करती है।
एक एक्टिविटी और है, वो भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 4, टू शो दैट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग इन द टेंशन। अब क्या होता है, टेंशन की बात हो रही है कि जितनी टाइट स्ट्रिंग होगी और उतनी ज़्यादा उसमें उस फ्रिक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है। मतलब अगर टाइटनेस बहुत ज़्यादा है स्ट्रिंग में तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हमको ये चेक करना है। तो इसमें हमको क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट, आ सोनोमीटर अरेंजमेंट, आ स्टील हैंगर एंड स्लॉटिंग वेट। एक अरेंजमेंट ऐसा चाहिए, सोनोमीटर का वुडन ब्लॉक्स होता है, इसको यहाँ से तार से लेकर हमने बांध दिया स्टील वायर से, एक पुली लगा दी और उसमें एक नीचे लोड लटका दिया। अ सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ द hollow wooden block अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 10 सेंटीमीटर हाइट। तो ये सोनोमीटर आपका है, इस ये वुडन ब्लॉक होता है, 1 मीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। वन एंड ऑफ द मेटल वायर से स्टील इज कनेक्टेड टू द फिक्स पेग। यहाँ पे एक पेग लगा दिया, उससे वायर को फिक्स कर दिया, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। एंड द वायर पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और एक फ्रिक्शनलेस पुली है यहाँ पे, और पुली से वायर गया है नीचे की तरफ। द अदर एंड ऑफ द वायर इज टाइड टू द स्टील हैंगर एंड द वेट कैन बी पुट, और इसमें वेट लटके हुए हैं नीचे। इनिशियली पुट अ वेट ऑफ 1 kg ऑन द हैंगर एंड प्लग द स्टील वायर एंड लिसन द साउंड। सबसे पहले 1 किलो का वेट हमने इस पर लगाया 1 kg का, और टाइटनेस आई स्ट्रिंग में और उसको हिलाया, वाइब्रेशन कराया, तो इसकी साउंड मैंने सुनी, हमने सुनी, आपने सुनी, ये एक्सपेरिमेंट है। देन इंक्रीज द वेट पुट ऑन द हैंगर। अब क्या करा, वेट बढ़ा दिया 500 ग्राम और 1.5 हो गया। अगेन सेट द वायर वाइब्रेटिंग एंड लिसन द साउंड एंड व्हाट डियर डिफरेंट डू यू फील। पहले 1 किलो वेट लटकाया और तार को हिलाया, तो देखा क्या आवाज़ आ रही है, फिर वेट बढ़ा दिया 1.5 किलो कर दिया, फिर तार को हिलाया, फिर देखा क्या आवाज़ आ रही है, फिर दोनों का डिफरेंस देखा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आता है इसमें, ड्यू टू द वेट सस्पेंडेड विद वायर अ टेंशन टी इज डेवलप। अब क्या है कि जब वेट लटकेगा तो जो वायर है उसके अंदर टी नाम की एक टेंशन आ जाएगी, मतलब टाइटनेस बोल सकते हैं अभी आप इसको, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द हैंगर, जो हैंगर के वेट के बराबर होगी। जो वेट यहाँ पे है, जो लोड आपने 1 किलो का लगाया, तो उतनी टेंशन इस वायर में आ जाएगी, तो यानी उसी वायर के वेट के बराबर आपकी टेंशन आ जाएगी। एंड स्लॉटेड वेट्स ऑन इंक्रीजिंग द वेट्स। अब जैसे आप वेट बढ़ाएंगे तो साउंड क्या होगी, थ्रिल हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीज और इंक्रीजिंग द टेंशन। अब आपने वेट बढ़ाया तो टेंशन बढ़ गया ना, जितना वेट होता है उतनी टेंशन होती। पहले 1 किलो थी तो एक टेंशन थी, अब क्या हो गया, वेट आपका 1.5 किलो का, टेंशन की वैल्यू और बढ़ गई। तो जब टेंशन की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो साउंड श्रिल हो जाती है। इन मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, अब मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट में भी वाइब्रेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे आपका ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, मृदंग हो गया, बोंगो हो गया, मतलब जो हाथ से तबला जैसे बजाते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब अंदर से वो हॉलो होते हैं और उनके दोनों साइड पे एक अलग से मेम्ब्रेन फिट कर दी जाती है और अंदर उनके एयर होती है, और हाथ से उसको हम लोग पुश करते हैं, या बजाने का मतलब क्या होता है, हम लोग हाथ से उसको पुश करते हैं तो अंदर जो उसके अंदर एयर होती है उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। membrane instrument, in these instrument there is a membrane which is straight and tension on the membrane can be changed by the mean of the string, because the string can be tightened either by the use of the metal ring, nuts. When stretched, the membrane is made of vibrated by striking with the hammer, tapping it with hand, sound is produced। अब क्या होता है, ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आउटर पे आपने उस पर मेम्ब्रेन बांधी होती है, अंदर एयर होती है, और जितनी टाइट आपकी मेम्ब्रेन होती है उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होता है, उतना ज़्यादा टेंशन होती है उसके अंदर, जितनी टाइट मेम्ब्रेन बांधेंगे। आप ये जो मेम्ब्रेन बांधते हैं ना, साइड में ये मेम्ब्रेन होती है जिसको हाथ से आप स्ट्राइक करके बजाया जाता है ढोलक को या तबले को, तो इस पर एक मेम्ब्रेन बना होता है। मेम्ब्रेन मान सकते हैं एक पतली सी परत होती है, पतली सी परत होती है वो, उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है, और उसको डोरी से टाइट कर दिया जाता है, या जब टाइट नहीं होती तो वहाँ पे नट्स वगैरह भी लगे होते हैं, नट से उसको टाइट कर दिया जाता है। जब वो एकदम टाइट हो जाती है, फुल टेंशन में होती है, जब उसको हाथ से स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर। द फ्रिक्वेंसी एंड हेंस द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द साइज एंड टेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी और जो पिच है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस मेम्ब्रेन पे। ये जो मेम्ब्रेन कितनी टाइट है और कितनी बड़ी मेम्ब्रेन आपने लगा रखी है, तो साइज क्या है मेम्ब्रेन का उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, और कितनी टाइट है यानी कितनी टेंशन है उसके अंदर। तो ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी हुई है ये, तो ये जो मेम्ब्रेन है आपकी,
ये इस पे डिपेंड करता है। ये आपकी मेम्ब्रेन इस पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। ये आपका तबला है, तबले के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी ढोलक होती है, आपने देखा होगा जनरली शादी वगैरह में ढोल बजते हैं, ढोलक बजती है, तो उसमें क्या होता है, एक पतली सी परत लगी होती है, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेम्ब्रेन का साइज़ क्या है और मेम्ब्रेन में टेंशन कितनी टाइट मेम्ब्रेन है, ये उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द साइज ऑफ द मेम्ब्रेन इज स्मॉल एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज मोर। अब क्या है कि मेम्ब्रेन का साइज छोटा है, टेंशन बहुत ज़्यादा, एकदम टाइट लगी हुई है और छोटे साइज की है, तो साउंड ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी, तो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली अ श्रिलर साउंड इज प्रोड्यूस। अगर टाइट मेम्ब्रेन है और साइज छोटा है मेम्ब्रेन का, तो एक हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, और जब हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो साउंड श्रिल भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा श्रिलर साउंड प्रोड्यूस होगी। इन ढोलक एज वेल एज द मृगंडन द स्ट्रिंग इज टाइटन बाय द यूज ऑफ द मेटल रिंग। यहाँ पे एक छोटी सी मेटल रिंग होती है, तो जो स्ट्रिंग ये देख रहे हैं आप, वाइट कलर की स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इस स्ट्रिंग्स को टाइट करने के लिए एक मेटल का रिंग इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रिंग टाइट क्या करती है, बेसिकली वो मेम्ब्रेन को टाइट करती है, मेम्ब्रेन को खींचती हैं, और मेम्ब्रेन और ज़्यादा टाइट हो जाती है तो टेंशन आती है, जिससे आवाज़ अच्छी निकलती है। इन तबला द लेदर स्ट्रिंग इज टाइटन बाय द हैमरिंग इट। इन ड्रम एंड बोंगो वी यूज नट बोल्ट एंड टाइटन द मेम्ब्रेन। अब तबले में क्या होता है, हथौड़ा से टाइट किया जाता है, लेदर स्ट्रिंग होती है, उसको ठोक के टाइट किया जाता है। और जो बोंगो वगैरह होते हैं, जो ड्रम होता है, तो ड्रम में लोहे के नट बोल्ट लगे होते हैं, तो नट बोल्ट से हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी समस्या है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।